रणधीर, ये कैसे हो सकता है? रोहित के लहजे में हैरानी थी। उसे डेवी पार्टी की रिहाई हजम नहीं हो रही थी। ऐसा ही है सर, रणधीर एतमाद से बोला। पहले फाजिल खान की रिहाई और अभी डेवी पार्टी को छोड़ देना कुछ समझ नहीं आ रही। शायद ऊपर से आर्डर मिला हो सर, रणधीर ने ख्याल जाहिर किया। बात पत्ते की कर रहे हो, बहरहाल अपना काम तो दरमियान में ही अटका हुआ है सर। आतिफ लाजमन अब हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। रोहित ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हम उससे डरते थोड़ी हैं? नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि अब किसी को चारा बनाकर उसे फांसा जा सकेगा, पर कैसे और किसको? सर, रणधीर कुछ कहने ही लगा था कि उसका मोबाइल बज उठा। यस, वो कॉल रिसीव करता हुआ बोला और कॉल करने वाले के अल्फाज सुनते ही वो क्या कहते हुए उछलकर खड़ा हो गया था। दोबारा कुछ कहा गया जिसे सुनकर वो बोला, ठीक है, वहीं रहो, मैं और मेजर साहब आ रहे हैं। राब्ता मुनक़ते करके वो अपने जानिब मुतवज्जे मेजर रोहित से बोला, सर, पार्वती आखिर में जिस लड़के के साथ नजर आई थी वो अभी अभी ब्लू मून होटल में देखा गया है। एक बुर्कापोश औरत भी उसके हमराह है, शायद वो पार्वती ही हो। वो शंकर को नजर आए हैं। मेरा ख्याल है हमें वहीं चलना चाहिए। मगर रोहित उसकी बात पूरी होने से पहले अपनी जगह छोड़कर दरवाजे के जानिब चल पड़ा था। पार्वती का मिल जाना उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उधर यस मुसलसल बजने वाली घंटी से तंग आकर आतिफ अनजान नंबर अटेंड करने पर मजबूर हो गया। आतिफ भाई, कॉल तो अटेंड करो, मैं शहजादी बात कर रही हूँ। अगर वो तारुफ न कराती तब भी आतिफ ने उसकी आवाज पहचान ली थी। शहजादी बहन कैसी हो? बड़ी जल्दी याद आ गई। उसका पुरतपाक लहजा हल्की सी खफगी लिए हुए था। भाई, आपको बुला सकती हूँ, बस आपकी मसरूफियत का सोचकर कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो अब क्यों? वो मुस्कुराकर मुस्तफसर हुआ। अब तो मैं कराची आई हूँ, सोचा आपसे मुलाकात करती चलूं। तनवीर भी आपसे मुलाकात के मुतमन्नी थे। कराची पर क्यों? तनवीर को कोई काम था। उसे आतिफ का परेशान लहजा सुनकर हैरानी हुई थी। अब कहाँ ठहरे हो? वो जल्दी से बोली, ब्लू मून होटल में। आतिफ का तफ्तीशी अंदाज उसे अजीब सा लग रहा था। शहजादी बहन, आपको मेरा तफ्तीशी अंदाज शायद अच्छा नहीं लग रहा और शायद मैं आपको परेशान भी ना करता, मगर असल बात छुपाने से अंदेशा है कि आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। क्या बात है? शहजादी के लहजे की लर्जिश नुमाया थी। अरे, आप तो डर गईं। इतना डरने की जरूरत नहीं, बस ये एहतियात बरतनी है कि कहीं भी आते जाते निकाब का इस्तेमाल जरूर करना। वो तो मैं यूं भी करती हूँ, लेकिन ये एहतियात किस लिए? आतिफ ने पूछा। मेजर रोहित के नाम से वाकिफ हो? मम, मेजर रोहित, हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। वो बदबख्त तेरी तलाश में पाकिस्तान पहुंचा हुआ है और उसके गुर्गे तुझे कुत्तों की तरह खोज रहे हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके काम मुकम्मल करके वापसी का कसद करो। भाई, वो तो बहुत खतरनाक बंदा है और राग का खासुल खास मोहरा है। आपने जिम्मे का काम अधूरा छोड़ने का वो कायल ही नहीं है। मैं तनवीर से मशवरा करती हूँ, हमें आज ही लौट जाना चाहिए। खैर, इतना भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तेरा भाई अभी जिंदा है, बस यूं करो कि अपने शोहर के साथ मेरे ठिकाने पे आ जाओ। और भाई, एक मिनट। वो कथा कलामी करते हुए किसी और से मुखातिब हुई, कौन है? और फिर जवाबी बात सुनकर वो दोबारा बोली, मगर हमने तो रूम सर्विस को कोई ऑर्डर नहीं दिया। शहजादी की बात सुनते ही आतिफ जल्दी से बोला, शहजादी बहन, दरवाजा नहीं खोलना। होटल मेरे ऑफिस के करीब है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अपना कमरा नंबर बताओ। 3rd फ्लोर, रूम नंबर 25। तनवीर किधर है? उससे बात करते करते आतिफ दफ्तर से बाहर निकल आया था। वॉशरूम में है। और भाई, कमरे का लॉक खोलने की कोशिश की जा रही है। शहजादी की आवाज में घबराहट का अंसर नुमाया था। घबराना नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। तुम जल्दी से बाथरूम में घुस जाओ। और शहजादी, जी अच्छा, कहकर गुसल खाने की तरफ भागी। तनवीर, दरवाजा खोलो। उसने बेसब्री से दरवाजा खटखटाया। 1 मिनट।
तनवीर को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा नहीं था। जल्दी करो, उसकी आवाज में शामिल खौफ और परेशानी उस बात की गमाज थी कि वो मेजर रोहित से अच्छी तरह वाकिफ थी। और फिर कमरे का दरवाजा खुलने के साथ तनवीर ने भी बाथरूम का दरवाजा खोल दिया था। वो दरवाजे को धकेलती अंदर घुसती हुई चिल्लाई, कुंडी चढ़ाओ, कुंडी चढ़ाओ। आतिफ ने सरत से राब्ता मुनक़ते करके ज़ीशान का नंबर डायल किया। राजा, बगैर किसी ताखीर के ब्लू मून होटल 3rd फ्लोर कमरा नंबर 25 में पहुंचो। इशफाक, इलियास और इरफान को भी कॉल करके वहीं बुला लो। चौकन्ना रहना, मेजर रोहित पे हल्ला बोलना है। फिर राजा का जवाब सुनने बगैर राब्ता मुनक़ते करते हुए उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। 10 मिनट बाद वो ब्लू मून पहुंच गया था। कार पार्किंग में खड़ी करके वो तेजी से बाहर निकला और फिर भागता हुआ होटल के हॉल में दाखिल हो गया। दाएं बाएं मौजूद लोगों ने उसे हैरानी से देखा, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। खुशकिस्मती से उसे लिफ्ट खाली मिल गई। 3rd फ्लोर पे पहुंचते ही उसने लिफ्ट से निकलकर सामने मौजूद कमरे का नंबर पढ़ा, 19 नंबर कमरा, और फिर उसके बाद 20 नंबर कमरा देखते ही वो उस सिमत को दौड़ा। 25 नंबर कमरे का दरवाजा उसे खुला मिला। दरवाजा धकेलते हुए वो बेसब्री से अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने से पहले उसने जेब से पिस्टल निकाल लिया था। बाथरूम के दरवाजे पे खड़े आदमी ने उसे देखते ही उसके जानिब पिस्तौल सीधा करना चाहा, लेकिन उससे पहले आतिफ ट्रिगर दबा चुका था। साइलेंसर लगे पिस्टल से सिर्फ ठक की आवाज आई और उसके सर में रोशनदान खुल गया था। बाथरूम के अंदर शहजादी के चीखने की आवाज आई और फिर मेजर रोहित शहजादी के गले में बाजू डाले और सर पे पिस्टल ताने बाहर निकला। उसके हमरा दूसरा शख्स भी था जिसने तनवीर को गिरफ्त में लिया हुआ था। वो यकीनन लम्हा पर पहले ही बाथरूम की कुंडी तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। ओहो, मिस्टर आतिफ, बड़ी जल्दी बुला लिया इसने अपने यार को। आतिफ को देखते ही मेजर रोहित ने गलाजत उगली। अपने साथी की लाश पे एक सरसरी सी नजर डालने के अलावा उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। अगर तुझे किसी ने रिश्तों की पहचान सिखाई होती तो तुम लाजमन ये कहते कि बड़ी जल्दी बुला लिया अपने भाई को। ओह, काफी तकलीफ हुई जनाब को। बहरहाल अगर आपको महसूस ना हो तो मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि तेरी हल्की सी गलत हरकत इस तवाइफ की दर्दनाक मौत का बायस बन जाएगी। तो क्या उसे मारने से तुम बच जाओगे? इस कमरे को चारों जानिब से मेरे आदमियों ने घेरा हुआ है। ऐसा ही होगा। मेजर रोहित ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, लेकिन बाजी बहरहाल मेरे हाथ में है। भूल है तुम्हारी। अलबत्ता इतना मैं कर सकता हूँ कि तुम शहजादी को छोड़ दो तो तेरे साथ कुछ रियायत बरत सकूं। हा हा हा, मेजर रोहित ने बुलंद बांग कहका लगाया। मेरा ख्याल है तुझे इस बुलबुल की जिंदगी अजीज नहीं है। शायद तूने जो कुछ उससे लेना था वो हासिल कर लिया। नहीं, बहुत अजीज है बहन, समझता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर उसकी जगह मेरी माँ जाई भी होती तो उसकी जिंदगी के बदले भी मैं किसी मुल्क दुश्मन को न जाने देता कि सबसे पहले मेरा वतन है। मिस्टर आतिफ, अगर ये बात है तो फिर दोनों मरेंगे। मेजर रोहित को जिंदा गिरफ्तार करना ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं। सूरत हाल काफी उलझ गई थी। फरीकैन ने एक दूसरे पे पिस्टल ताने हुए थे। आतिफ ने रणधीर को नजरअंदाज करके अपनी तवज्जो मेजर रोहित पे मरकूज रखी थी। शहजादी की आंखों में वाज़े तौर पे खौफ की परछाइयां लर्जा थीं कि वो मेजर रोहित से अच्छी तरह वाकिफ थी। आतिफ की आमद से भी उसके खौफजदा दिल को डांस नहीं मिल सकी थी। उनके दरमियान छाई लम्हाती खामोशी को आतिफ के मोबाइल की घंटी ने तोड़ा। मेजर रोहित से नजरें हटाए बगैर उसने मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव की। यस के जवाब में उसे राजा ज़ीशान की आवाज सुनाई दी। सर, हम कमरा नंबर 25 के करीब पहुंच गए हैं, अंदर आ जाओ, कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। अगले लम्हे दरवाजा खोलकर वो चारों अंदर दाखिल हुए। कमरे की सूरत हाल किसी वजाहत की मोहताज नहीं थी। चारों ने अपनी जेबों से हथियार निकालकर हाथों में थाम लिए थे। मिस्टर आतिफ, इन आदमियों के बलबोते पे तुम मेजर रोहित पे काबू नहीं पा सकते। मेजर साहब, गिरफ्तारी देने में तुम्हारी बेहतरी है। शहजादी को नुकसान पहुंचाकर तुम अपने अंजाम को बद से बदतरीन कर दोगे। मेजर रोहित इधर शिकार करने आया था मगर खुद शिकार हो गया था।
आतिफ के चेहरे पे छाए तसरात देखकर उसे यकीन हो गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्वती ही को कत्ल कर सकता था। उसके बाद उसे खुद भी मरना पड़ता। उसका शातिर दिमाग बचाव की तजावीज सोचने में सरगर्म था। उसे जरा भी शक होता कि पार्वती उसके लिए फंदा साबित होगी तो वो कभी भी वहां ना आता। दिल ही दिल में एक फैसला करते हुए वो बोला, मिस्टर आतिफ, तुम जानते हो कि इस वक्त हम दोनों मौत की दहलीज पे खड़े हैं। अगर मेरी जान को खतरा है तो महफूज तुम भी नहीं हो। क्यों ना हथियारों को साइड पे करके कोई फैसला करें। मसलन आतिफ का लहजा इस्तेज़ाई था। हम दोनों खाली हाथ मुकाबला कर लेते हैं। अगर तुम जीत गए तो मुझे गिरफ्तार कर लेना, दूसरी सूरत में मुझे जाने की इजाजत होगी और पार्वती यानी तुम्हारी शहजादी भी मेरे साथ जाएगी। आतिफ के जवाब देने से पहले शहजादी चिल्लाई, आतिफ भाई ये गलती न करना। मगर आतिफ उसकी बात पे तवज्जो दिए बगैर बोला, ठीक है, मगर तुम्हारे जीतने की सूरत में तुम अकेले ही जा सकोगे, शहजादी नहीं जाएगी। मेरा साथी तो जाएगा ना। एक लम्हा सोचकर आतिफ नफी में सर हिलाते हुए बोला, उसके लिए उसे भी मुकाबला करना पड़ेगा। रोहित ने कहा, ठीक है, पहले मैं और तुम, हथियार किसी के पास नहीं होगा। आतिफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ओके, पहले आपके चारों साथी और रणधीर अपने अपने पिस्टल बाथरूम में फेंकेंगे। उसके बाद मैं अपना पिस्टल तेरे साथी के हवाले करूंगा और तेरा पिस्टल रणधीर लेकर इन दोनों पिस्तौलों को भी बाथरूम में फेंक देगा। फिर जैसे ही बाथरूम की कुंडी लग जाएगी मैं पार्वती को छोड़ दूंगा और हम दोनों मैदान में आ जाएंगे। आतिफ ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दोनों अंदरूनी कुंडी तोड़कर बाथरूम में घुसे थे। बैरूनी कुंडी और दरवाजा सलामत थे। ठीक है कहकर वो राजा ज़ीशान से बोला, आपने अपने हथियार बाथरूम में फेंक दो। इन चारों के अलावा रणधीर ने भी अपना पिस्टल बाथरूम की तरफ उछाल दिया था। दरवाजा बंद करके रणधीर आतिफ की तरफ बढ़ा जबकि इशफाक रोहित की तरफ बढ़ने लगा। दोनों ने एक साथ आतिफ और रोहित से पिस्टल लिए और बाथरूम में फेंककर बाहर से कुंडी चढ़ा दी। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही रोहित ने शहजादी को छोड़ दिया और वो भागकर तनवीर के करीब पहुंच गई। उसके साथ ही उसने अपने दुपट्टे को चेहरे के गिर्द लपेट लिया था। तो मिस्टर आतिफ शुरू करें। रोहित का लहजा एतमाद से पुर था। नहीं, इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए आतिफ ने जेब में हाथ डाला जो खौफनाक शक्ल के ब्रेटक को लिए बाहर निकला। फिलहाल तो तुम हाथ उठाने का कष्ट करो ना, ये उछल कूद बाद में होती रहेगी। आतिफ के हाथ में पिस्टल देखते ही उसके चेहरे के तसरात मसख हो गए थे। तू है तुम्हारी मर्दानगी पे। एक साइड पे नफरत से थूकते हुए उसने अपने हाथ सर से बुलंद कर लिए थे। आतिफ उसकी बात पे कोई तबसरा किए बगैर अपने साथियों से बोला, इन्हें गिरफ्तार कर लो। थोड़ी देर बाद वो गाड़ियों में बैठे गेस्ट हाउस का रुख कर रहे थे। शहजादी और तनवीर भी उनके हमराह थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।